हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माँ गायत्री कोचिंग क्लासेस से मैं भी सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दोस्तों, ये टॉपिक किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। ये टॉपिक जो भी छात्र कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। जो छात्र करना शुरू कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी या फिर नहीं भी कर रहे हैं वो भी ये देख सकते हैं, ठीक है ना। नंबर सिस्टम 9th और 10th क्लास के हिसाब से भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि पहला अध्याय 9th क्लास में संख्या पद्धति है। 10th क्लास का पहला चैप्टर जो है उसका नाम है रियल नंबर। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये टॉपिक सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। 5वीं क्लास से लेकर के कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख सकता है। ये टॉपिक समझना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप देते हैं कंपटीशन का, तो उसमें आपका मैथ जरूर आता है 20 से 25 नंबर का। तो दोस्तों, उसके हिसाब से ये वाला टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। नंबर सिस्टम में ऐसी छोटी से छोटी बातें जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं और वो हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसी कुछ बातें आज नंबर सिस्टम में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन है आज नंबर सिस्टम का, पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 यदि आप लोग चाहें तो पार्ट 2 भी मैं लेकर के आऊंगा दोस्तों। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये संख्या पद्धति को व्यक्त करने की कुल कितनी विधियां हैं। सबसे पहले अगर इसकी बात हम करें तो नंबर सिस्टम को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम। दूसरा दोस्तों, बाइनरी भी होता है, बाइनरी सिस्टम। तीसरा दोस्तों, हेक्साडेसिमल भी होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम। चौथा दोस्तों, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम को इन विधियों से व्यक्त करते हैं, है ना। बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल। तो दोस्तों, ये 4 प्रकार से हम नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। लेकिन जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, वो है केवल डेसिमल सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं दशमिक पद्धति या दशमलव पद्धति। तो इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। कौन सी पद्धति? दशमिक पद्धति या दशमलव पद्धति, इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम बोलते हैं दोस्तों इसको। तो ये 3 चीजें आपको नहीं पूछी जाती हैं, इनके बारे में बाद में अपन बात करेंगे। ये वाला सिस्टम जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, डेसिमल सिस्टम, दशमिक पद्धति या दशमलव पद्धति क्या है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बकाया अपन इसको मिटा देते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे ओनली डेसिमल सिस्टम की। यानी कि दशमिक पद्धति, इधर लिख देते हैं अपन डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ठीक है ना दोस्तों। दशमलव पद्धति भी इसको हम कहते हैं। इसमें दशमिक पद्धति में किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए कुल कुछ अंकों की जरूरत पड़ती है दोस्तों। वो अंक यहाँ पे सबसे पहले आपको वो उन डिजिटों के बारे में बात करेंगे। दशमिक पद्धति में कुल कितने डिजिट लिए जाते हैं। तो दोस्तों, 0 से शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ठीक है ना। 9 तक आएंगे, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 10 डिजिट है टोटल 10 है दोस्तों, है ना। यहां से आप गिनती करिए 9 तक कितने टोटल डिजिट आप देख रहे हो, 10 डिजिट है टोटल।
किसी भी संख्या को लिखने के लिए इन्हीं 10 डिजिटों का हम उपयोग करते हैं। ठीक है ना, कितने डिजिटों का उपयोग करते हैं? 10 डिजिटों का। ठीक है, अब कोई भी संख्या आपको लिखनी है, x y z आपने लिखा मान लीजिए 384, ये संख्या है। इसमें आप देखिए किन किन अंकों का उपयोग हुआ है, इन्हीं में से अंकों का उपयोग हुआ है। 3 का हुआ, 8 का हुआ और 4 का हुआ है। आपकी संख्या लिखी गई यहाँ पे 384। तो किसी भी संख्या को आपको लिखना है, व्यक्त करना है, तो आपको इन डिजिटों का उपयोग करना पड़ेगा। ये है कौन सी पद्धति? दार्शनिक पद्धति या दशमलव पद्धति, इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो 384 कोई संख्या आपने लिखी। अब ये आप देख रहे हो कि इसमें किन किन, ये जो आप देख रहे हो 4 और ये आप यहाँ पे 8 और ये 3, तो ये जो आप देख रहे हो ये सब ये क्या है? डिजिट, अंक। ठीक है ना, तो इन अंकों से मिलकर के संख्या बनती है दोस्तों। ठीक है ना, तो अगर अब इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें, अब इसमें जैसे मान लीजिए 4 है, अब इसमें दो प्रकार से इनके मान होते हैं इन डिजिटों के, है ना, इन डिजिटों के दो प्रकार से मान होते हैं। एक होता है इसका, एक तो होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब अगर बात करेंगे जातीय मान, ठीक है ना, या फेस वैल्यू मतलब जैसे मान लीजिए 8 है, 8 यहाँ पर 8 कहीं पर भी हो किसी संख्या में, है ना, उसका अगर फेस वैल्यू की बात करेंगे या जातीय मान की बात करेंगे या उसका पर्सनल वैल्यू की उसकी बात करेंगे तो वो 8 ही रहना है दोस्तों, चेंज नहीं होना है। ठीक है ना। अब यदि इस 8 में यदि इसका प्लेस वैल्यू की बात करें, क्या की बात करें दोस्तों? प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान हम यहाँ से देखेंगे, ये इकाई और ये दहाई। तो 8 कहाँ पर है? दहाई पर। दहाई में हम क्या करते हैं? 10 का गुणा करते हैं दोस्तों। तो 8 गुणा 10 यानी कि 80। ठीक है ना दोस्तों। तो 8 का जो स्थानीय मान है यानी कि जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? 80 है। ठीक है ना। इस संख्या में कोई दूसरी संख्या लिखेंगे, अगर उसमें 8 आता है वो उसके हिसाब से अपन देखेंगे। अगर 3 की यहाँ बात करें फेस वैल्यू यानी कि उसका जो जातीय मान है वो कितना है, तो वो अगर बात करोगे आप तो उसका कितना है? 3 है। ठीक है ना। फेस वैल्यू उसकी 3 ही रहेगी। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात करोगे तो फिर आप देखोगे यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है ना। तो इसमें गुणा हम कितने करेंगे? 100 का करेंगे। ठीक है ना। तो 100 का गुणा करोगे आप, इसका कितना होगा प्लेस वैल्यू? 3 का प्लेस वैल्यू इस संख्या में कितना है? 300। ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हम फेस वैल्यू निकालते हैं, प्लेस वैल्यू निकालते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है ना। कोई और संख्या ले लेते हैं अपन, मान लीजिए 3, 5, 4, 6, 8। इसमें अगर आप बात करें 8 की, तो 8 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जो है वो दोनों ही 8 रहेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर जो अंक होता है उसका फेस वैल्यू भी वही खुद होता है और प्लेस वैल्यू भी उसका वो अंक ही होता है, क्योंकि इकाई के स्थान पे जो अंक आता है उसमें 1 का इंटू किया जाता है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उसके वैल्यू में। ठीक है। तो अगर 8 का आप वैल्यू यहाँ पे देखते हो, यहाँ इस नंबर को छोड़ के अगर आप इस संख्या में अगर आप देखते हो, है ना, 5468 में 8 का जातीय मान कितना है? 8 ही है। और स्थानीय मान कितना है? तो वो भी 8 ही रहेगा। क्लियर हुआ? अब 6 की बात करें, 6 का फेस वैल्यू तो बदलता नहीं है। फेस का मतलब है फेस, जैसे अपन बात करते हैं ना फेस, अब जैसे मान लीजिए मेरा जो फेस है वो बदलेगा? कभी नहीं बदलना है, कभी नहीं बदलेगा ना। तो फेस का मतलब वो संख्या स्वयं। ठीक है ना। तो 6 का कभी भी किसी भी अंक का अगर आपसे जातीय मान या पर्सनल वैल्यू उसकी पूछी जाती है तो आप क्या बात करोगे उसकी, कि वो अंक खुद ही रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो स्थानीय मान, जातीय मान निकालना आपको आ गया, या आंकिक मान भी बोल सकते हैं, है ना, इसको आंकिक मान करके भी पूछा जा सकता है आपसे। तो 6 का फेस वैल्यू या 4 का फेस वैल्यू या 5 का फेस वैल्यू वो खुद ही रहेंगे। लेकिन अगर स्थानीय मान की अगर बात होती है दोस्तों, स्थानीय मान की अगर इसकी बात करें, कौन से स्थान पर है? दहाई के स्थान पर, तो 60 हो जाएगा इसका जो स्थानीय मान होगा दोस्तों वो कितना होगा? 400। और इसका स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों? 5 लाख।
या आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। जैसे 5 का स्थानीय मान पूछा है तो बताया सबको 0 करके आप लिख लीजिए। कितने डिजिट है 1 2 3, 3 0 लगा दीजिए। 4 का पूछा है तो 4 के आगे कितने डिजिट है 1 2 2 0 लगा के उसको लिख दीजिए। आपका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू आपकी निकल आएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये दो चीजें क्लियर हो गई है ना। तो जो आपका दार्शनिक पद्धति है उसमें कुल डिजिट कितने होते हैं 10 डिजिट होते हैं। उन्हीं से लेकर के कोई संख्या बनती है। संख्या में हम क्या करते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये संख्याएं जो बनी हुई हैं इनके बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ इसमें चलते हैं दार्शनिक पद्धति में। इसको रफ कर देता हूं दोस्तों मैं। अब दोस्तों आपको हो गया दोस्तों रफ। अब इसमें नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले नंबर्स को समझना होगा कितने प्रकार के होते हैं नंबर, है ना। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों संख्याएं जो हैं सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। काय की बात करेंगे दोस्तों नेचुरल नंबर की बात करेंगे। तो पहला जो टॉपिक अपन लिखने वाले हैं यहाँ पे वो आपका रहेगा नेचुरल नंबर, यानी कि इनको बोलते हैं अपन हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना दोस्तों। इस टॉपिक की चर्चा होने वाली है प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर क्या है। तो जैसा आप देख रहे हो प्राकृतिक संख्याएं, तो दोस्तों प्रकृति में यदि हम किसी भी व्यक्ति से पूछें कि भाई गिनती अगर हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं तो वो कहां से स्टार्ट करता है दोस्तों 1 से करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ता जाता है। तो स्टार्टिंग गिनती कहां से करी उसने 1 से करी। कभी कोई व्यक्ति ऐसे शुरू करता है कि स्टार्टिंग में वो 1 के अलावा कोई और अंक बोले 0 बोल दे 0 1 2 3 ऐसे नहीं करते ना। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो कुल मिला के काउंटिंग में या गिनती में हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्लियर हो रहा है दोस्तों। पूरा बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करवाने वाला हूं प्राकृतिक संख्या में भी, या जो भी नंबर्स आपको समझाऊंगा उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं सब क्लियर करने वाला हूं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं क्या है तो वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनती में करते हैं या गिनने में किया जाता है उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर। अब कहां से शुरू होती है दोस्तों 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे बढ़ते जाएंगे और अनंत तक चले जाएंगे आगे, है ना इनफाइनाइट। ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है आगे आप जितना जा सकते हो उतना आगे आप जा सकते हो। ये अनंत का सिंबल है। तो दोस्तों अब यहां से अगर एक छोटा सा क्वेश्चन अगर यहां से बनाए क्या बनेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है दोस्तों। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी अपनी 1 होगी। क्लियर हो रहा है दोस्तों क्लियर हो रहा है। इसके अगला जो नंबर होगा वो इससे बड़ी होगी और अगर उससे बड़ी की बात करें तो वो उसका अगला नंबर। मतलब अगर हम 1 प्लस करते जाएं किसी भी संख्या में 1 प्लस करने पर आगे वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे छोटी तो 1 ही रहेगी। अगर हम पूछें कि नेचुरल नंबर में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या मतलब बताइए आप सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है तो 1 है। और सबसे बड़ा अगर पूछ लिया किसी ने तो आप क्या कहोगे दोस्तों बड़ा लिख सकते हो क्या आप क्या मैं भी नहीं लिख सकता कोई भी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो। उसका कारण है दोस्तों क्योंकि जितना बड़ा नंबर अगर आप बोलते हो उसमें 1 प्लस में करके उससे बड़ा नंबर प्राप्त कर लूंगा। तो बताइए पॉसिबल है क्या बड़ा नंबर लिखना इसमें पॉसिबल नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं अनंत तक जाती हैं। तो कुल मिला के सबसे छोटी तो है 1 है लेकिन सबसे बड़ी पॉसिबल नहीं है लिखना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 करोड़ 1 प्लस कर दो 1 करोड़ 1 हो गया। मैंने 50 करोड़ में 1 प्लस कर दिया 50 करोड़ 1 हो गया उससे बड़ी है। तो कुल मिला के सबसे बड़ा नंबर लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक चीज और है ये तो हो गया क्वेश्चन कभी कभी इससे बन गया कि पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या बताइए। कोई भी नंबर ले लेते हैं 81 ले लिया
इसकी पूर्ववर्ती क्या है और इसकी परवर्ती निकालना मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पूर्ववर्ती क्या होती है? पूर्ववर्ती यदि पूछा है मतलब पूर्ववर्ती नाम से सब स्पष्ट हो रहा है, इसके पूर्व की संख्या -1 कर दीजिए, पूर्ववर्ती आ गई। ये क्या है दोस्तों? पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती नंबर यदि आपसे पूछा जाए पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो आप 81 में से 81 का पूछ रहे हैं, 81 में से 1 माइनस करिए, किसी भी नंबर का पूछ रहे हैं उसमें से 1 माइनस करिए, पूर्ववर्ती संख्या निकल आएगी। परवर्ती यदि आपसे पूछते हैं, परवर्ती में आप 1 प्लस कर दीजिए, 81 प्लस 1 कर दीजिए 82, परवर्ती नंबर आ गया दोस्तों। क्लियर हो रहा है ना? तो पूर्ववर्ती निकालना परवर्ती निकालना आ गया, नेचुरल नंबर आपको पूरा क्लियर हुआ दोस्तों। अब जो हम दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों होल नंबर। क्या? होल नंबर। होल नंबर क्या है? ठीक है ना? तो होल नंबर क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या पता चल गई है, 1 से शुरू होती है। तो दोस्तों यदि प्राकृतिक डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? यदि हम नेचुरल नंबर में 0 को और सम्मिलित कर देते हैं तो उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं, क्योंकि फिर संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, कंप्लीट, फिर कुछ भी बचता नहीं है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। तो क्या करना है दोस्तों? 0 करना है आपको इंक्लूड काय में? प्राकृतिक संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी आपकी अनंत तक ही जाना है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? ठीक है ना? छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन परीक्षा में पूछी जाती हैं, इतना यहाँ पे याद रखना। किसी किसी को लग रहा होगा सर ये तो हम जानते ही हैं, इसमें स्पेशल क्या है, ये तो हमने पढ़ रखा है, पहले से पढ़ रखा है भाई। इसमें और जो मैं बताने वाला हूँ शायद वो आपको लगेगा अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं, है ना? तो देखते जाइए आप। तो 0 से शुरू होती है, जो आपका होल नंबर है वो कहाँ से शुरू होगा? 0 से। सबसे छोटा होल नंबर आपसे पूछा जाए आप क्या बताओगे? 0। और सबसे बड़ा पूछ लिया तो सेम, जैसा ऊपर समझाया, सबसे बड़ा लिखना पॉसिबल है क्या दोस्तों? नहीं है। तो आप सबसे बड़ा होल नंबर नहीं लिख सकते। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या आप सबसे बड़ी लिख सकते हो क्या? नहीं। सबसे छोटी कौन सी होगी? 0। तो इसमें सबसे छोटी पूछ ली जाए, सबसे बड़ी आपसे पूछ ली जाए, आप बता सकते हो। क्लियर है? ठीक है ना? सबसे छोटी 0, सबसे बड़ी लिखना संभव नहीं है। तो ये आपके होल नंबर होते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और सम्मिलित कर देते हैं तो फिर वो आपके कौन से नंबर बन जाते हैं? फिर जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो अब पूर्ण संख्याएं बन चुकी हैं 0 मिलाकर। ठीक है? तो दोस्तों यदि इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, बहुत छोटी चीज है लेकिन कभी कभी इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना? क्या सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं ये है दोस्तों, ठीक है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो 0 है क्या प्राकृतिक संख्या? नहीं है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन बनता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? आप उसका उत्तर लिखोगे यस, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। यस, क्लियर हो रहा है ना? तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बन जाते हैं। बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? तो आप लिखोगे यस। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो नो, नहीं होती है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर जो है, पहले इसको रफ कर दूं मैं। तो दोस्तों अब जो तीसरा नंबर जो है, तीसरे नंबर पे हम पहुंचेंगे। तीसरा नंबर है दोस्तों हमारा इंटेजर यानी कि पूर्णांक। ठीक है ना? पूर्णांक की बात करेंगे, इंटेजर। तो दोस्तों पूर्णांक क्या होते हैं अब हम बात करेंगे दोस्तों। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब हम बात करने वाले हैं पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं? तो दोस्तों पूर्णांक में इधर देखिए आप, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर आप चले जाओगे कहां तक? अनंत। कुल मिला के आप देख रहे हो पूर्ण संख्या में
जीरो से शुरुआत हुई और फिर यहाँ जितने भी नंबर आप देख रहे हो सभी प्लस में है। प्लस में है दोस्तों। इंटीजर्स में क्या होगा, यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी यहाँ सम्मिलित कर लें, ऋणात्मक संख्याओं को, तो फिर वो इंटीजर्स बन जाएंगे। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 और इधर इस प्रकार से हम माइनस अनंत तक चले जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके, अब आप देख रहे हो कि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हो चुकी हैं, लेकिन सभी कैसे हैं, पूर्णांक में है ना। कोई भी आपको वैसा नहीं दिख रहा होगा, तो सभी पूर्णांक में है ना। तो कुल मिला के जो आपके इंटीजर्स हैं या पूर्णांक जो हैं वो क्या होते हैं, जब ऋणात्मक पूर्णांकों को भी उसमें सम्मिलित कर, ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाता है पूर्ण संख्याओं में, तो फिर वो पूर्णांक बन जाते हैं। कुल मिला के इस स्थिति से अगर आप देखो तो आप देखते हो यहाँ माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जितनी संख्याएं आएंगी वो सभी इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या बोलेंगे उनको, इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक, है ना। तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, आपके उनको बोलेंगे इंटीजर्स या पूर्णांक। ठीक है, तो आप देख रहे हो पूर्णांक क्लियर हुआ, तो ये होते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो कुल मिला के पूर्णांक कैसे होते हैं, पूरे होते हैं, उनमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हैं और धनात्मक संख्याएं भी शामिल हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका तीसरा नंबर कंप्लीट। चौथे नंबर की बात हम करें दोस्तों यहाँ पे, अब थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि यहाँ अब जो आगे हम बढ़ने वाले हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो चौथा हम बात करेंगे ऑड नंबर। कौन सा नंबर दोस्तों, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर को हम बोलते हैं विषम संख्या। दोस्तों आप देख रहे हो नाम से थोड़ा स्पष्ट हो रहा है, विषम संख्या। विषम संख्या जैसे सब जानते होंगे लगभग, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं उनमें थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको देना है। विषम संख्या क्या है दोस्तों, विषम संख्या या ऑड नंबर, डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सिंपल है कि ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता या जो दो से विभाजित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है। बिल्कुल सरल डेफिनेशन चाहो तो आप लिख भी सकते हो। तो ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे अब अगर स्टार्टिंग आप करते हैं तो आप लिखोगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाओगे। तो आप देख रहे हो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर 1 से शुरू हुआ, 1, 3, 5 से 7, 9, 11 आगे आप चले जाएंगे इस प्रकार से, है ना। तो ये इसमें कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 10 ऑड नंबर है क्या, 10 ऑड नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड है, तो ये ऑड नंबर नहीं है दोस्तों। क्लियर हो रहा है ना। तो ऑड नंबर, इवन नंबर, कुल मिला के अगर आपसे कहें सबसे छोटा ऑड नंबर 1, ठीक है ना, सबसे छोटा ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या तो एक ही रहेगी दोस्तों, है ना, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो कुल मिला के ये विषम संख्या होती है। अब मैं आपसे बात करूं दोस्तों इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि सम संख्या, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या है, ठीक है, इसकी बात मैं अब यहां पे आपसे करने वाला हूं। सम संख्याएं, सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाता है, सम संख्याएं यानी कि स्टार्ट कहां से होंगी दोस्तों, अगर आप बात करें 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इस प्रकार से, ठीक है। या ऐसी बात, या हम कहें कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आता है वो आपके इवन नंबर होते हैं, क्योंकि 2, 4, 6, 8 और 0 जिस भी नंबर में आएगा उसमें आसानी से 2 का भाग चला जाएगा। ये 2 का विभाज्यता का नियम भी है, मैं सारे विभाज्यता के नियम आपको आगे समझाऊंगा अगले उसमें। तो दोस्तों कुल मिला के जो आपका ऑड नंबर और इवन नंबर एक दूसरे के कैसे विपरीत, ऑड नंबर 2 का भाग जाता नहीं है इसमें, इसलिए ऑड नंबर है। इवन नंबर 2 का भाग आसानी से जाता है, ठीक है ना। तो जो संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। दिल्ली में आपने
सुना होगा न्यूज में, ऑड नंबर, ऑड इवन के हिसाब से गाड़ियां चलेंगी। एक दिन ऑड नंबर, एक दिन इवन नंबर, समझ रहे हो ना। एक दिन जिस गाड़ी के लास्ट में ये अंक आएंगे, कुल मिला के ये नंबर जिसमें रहेंगे, है ना, 1, 3, 5, 9, 11 इस टाइप से जो भी गाड़ी के पीछे आता है, जो 2 से डिवाइड नहीं, एक दिन वो गाड़ियां चलेंगी और एक दिन इस प्रकार की गाड़ियां चलेंगी जो आपका सम संख्या जिसका नंबर रहेगा। तो ये प्रदूषण को कम करने के लिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी ने ये नियम वहाँ पे अपनाया था, सबको याद होगा। तो ये है दोस्तों ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है ना। तो अब हम आगे के नंबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला जो हमारा नंबर है वो है प्राइम नंबर, उसको अपन लिखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों प्राइम नंबर, इसका डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे प्राइम नंबर का, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन होगा दोस्तों अपना, वो आप ध्यान से सुने। मैं आपको बता रहा हूं 2 टाइप से इसका डेफिनेशन आप दे सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, या उनको प्राइम नंबर भी इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों प्राइम नंबर बिल्कुल सरल, मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं लिखता हूं 5। दोस्तों 5 स्वयं के अलावा और एक के अलावा क्या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता है। मतलब ये कैसा नंबर है? ये आपका प्राइम नंबर है दोस्तों। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग कहां से होगी अभाज्य संख्याओं की, है ना, तो देखिए दोस्तों, तो 2 प्रकार से डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन क्लियर हुई कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, है ना, एक रहेगा और एक वो संख्या खुद, और इसके अलावा कोई दूसरा उसका फैक्टर, अगला कोई फैक्टर नहीं रहेगा, वो संख्या आपकी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। और या फिर इस प्रकार से दे सकते हैं, बात एक ही है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिखते हैं अपन सबसे पहला जो अपना प्राइम नंबर होगा वो क्या रहेगा दोस्तों? देखिए 2 रहेगा। अब आप कहोगे सर 1 क्यों नहीं लिखा? तो दोस्तों एक डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करें कि अगर 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर, तो देखिए 1 स्वयं से विभाजित है, ठीक है, स्वयं से है, लेकिन इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा दोस्तों? दूसरा फैक्टर नहीं है इसका, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। ये गलती कर देते हैं हम कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है, यस या नो, तो हम करके आ जाते हैं यस, लेकिन ये गलत है ना, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर कहाँ हैं बताइए आप? 1 के 2 फैक्टर है क्या? नहीं है। 1 एक तो 1 स्वयं से डिवाइड हो गया और 1 तो वो संख्या है ही, तो कुल मिला के 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। सबसे पहला प्राइम नंबर आपका 2 रहेगा, है ना। 2 खुद से भी डिवाइड है, एक तो इसका 2 हो गया फैक्टर, एक इसका 1 हो गया, तो 2 फैक्टर हैं इसके दोस्तों, 2 गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन नहीं हो रही है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, 1 स्पेशल नंबर है दोस्तों। ठीक है ना। तो अब हम बात करें प्राइम नंबर सबसे छोटा 2, इसके बाद फिर 3, फिर 4 आएगा क्या दोस्तों? नहीं आएगा, तो फिर आएगा आपका 5, 5 के बाद 7, फिर आपका 9 आएगा, नहीं आएगा, 9 प्राइम नंबर है, नहीं है दोस्तों। इसके बाद आपका 11, 13, 17 और आगे आप इसमें किसी प्रकार से चले जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपका प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, यानी कि जो संख्याएं स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों? छोटी अगर हम बात करें तो आपको सीधा पूछ लिया जाता है कि प्राइम नंबर के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए कि 1 से 100 तक कितने होते हैं प्राइम नंबर, या 0 से या फिर 1 से 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, या 25 से 50 तक, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 1 से लेकर के 25 तक, कितने तक?
1 से 25 तक कुल प्राइम नंबर कितने हैं दोस्तों? तो देखिए 1 से 25 तक प्राइम नंबर होते हैं 9। कितने प्राइम नंबर होते हैं? 9। और अगर मैं बात करूं 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? तो दोस्तों 6 प्राइम नंबर इधर होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि 50 से 100 तक के प्राइम नंबर की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 10 होती है। 10 प्राइम नंबर आते हैं 50 से 100 तक। तो अगर मैं दोस्तों अब यहाँ से डायरेक्ट एक बात करूं कि 1 से लेके 100 तक के कुल प्राइम नंबर कितने होंगे, तो योग कर दीजिए 9 से 15, 10 25। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो कुल मिला के ये इधर से क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना, कि 1 से 25 तक कितने 9 प्राइम नंबर है, 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है? 6 प्राइम नंबर है। और 50 से लेकर के आपके 100 तक कितने हैं? 10 प्राइम नंबर है। टोटल 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है? 25। क्लियर? 4 क्वेश्चन तैयार हो गए दोस्तों आपके। छोटी सी बात है लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि हम कभी कभी 1 को भी सम्मिलित करते थे। 1 सम्मिलित नहीं होता प्राइम नंबर में, इस बात को आपको नोटिस करना है ध्यान से, ठीक है। तो कुल मिला के आपका 1 से लेके 25 तक 9, 25 टू 50 6 प्राइम नंबर, 50 टू 100 10 प्राइम नंबर, और 1 टू 100 25 प्राइम नंबर। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर एक क्वेश्चन और बनता है तो 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर। सबसे बड़ा प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है, वो सबके लिए कंडीशन रहेगी, है ना। तो सबसे छोटा 2 है। 1 प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं है। 1 से 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर है? तो उनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। टोटल 25। कितने? 25 है दोस्तों, ठीक है। तो प्राइम नंबर हो गए दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगली संख्या की तरफ, अगले नंबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो इसको रफ कर देता हूं या फिर यहीं पे लिख देता हूं मैं, आसानी से बन जाएगा। तो देखिए 7वें नंबर पे हम लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। भाज्य संख्या तो इसमें भी दोस्तों ये भी बिल्कुल आसान है। प्राइम नंबर का जस्ट अगर अपन बात करें, अपोजिट भी बोल सकते हैं इसको, कि ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर, जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण लेते हैं दोस्तों हम, ठीक है ना। कोई सा भी उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे ले लीजिए 10 ले लीजिए दोस्तों। तो 10 के फैक्टर आप अगर करें तो ये एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, है ना, 2 से भी हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, तो 1 2 और 5 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा। कितने फैक्टर होगा दोस्तों इसके? 4। कितने फैक्टर हैं? 4। 1 2 3 4। तो 10 कैसा नंबर है दोस्तों? कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो डेफिनेशन आप दे सकते हैं, इसकी लिख सकते हैं आप। इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि कंपोजिट नंबर वह नंबर है जो जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। और जिसके 2 फैक्टर हैं केवल, वो प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। 2 से ज्यादा हुए कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। जो आपका 10 है वो आपका कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके कितने फैक्टर हैं? 4 है। 2 से ज्यादा 9 ले लीजिए आप। 9 के कितने फैक्टर होंगे? एक तो 1 रहेगा, 3 से लिए डिवाइड हो जाएगा, और 3 के अलावा और किसी से होगा क्या? नहीं होगा, 9 से होगा, है ना। तो कुल मिला के इसके फैक्टर 3 है, 2 से अधिक है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या है। क्लियर हुआ ना। तो सर अब क्वेश्चन बनता है, सर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, है ना, सबसे छोटा। अब ये यहाँ भी थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा सर? भाज्य संख्या क्या होगी? तो देखिए आप, सबसे छोटी अगर आपको 1, तो 1 तो आपका भाज्य संख्या है नहीं, स्पेशल नंबर है ना, भाज्य ना अभाज्य, तो ये आपका नहीं होगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 1 नहीं होगा दोस्तों। अगर आप बात करते हो 2, क्या 2 है आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर? तो 2 के 2 ही फैक्टर है दोस्तों, 2 से तीसरा फैक्टर 2 का नहीं है। एक 2 खुद है और एक 1 है, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। कभी कभी 2 लिख के आ जाते हैं दोस्तों। अगर बात की जाती है आपसे 3, कि 3 है क्या? तो 3 के भी 2 ही फैक्टर है दोस्तों, एक 3 खुद है, एक 1 खुद है, तो ये भी नहीं होगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 3 भी नहीं होगा। 4
4 की बात करते हैं दोस्तों। 4 का एक फैक्टर 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 खुद होगा। कितने फैक्टर हो गए दोस्तों इसके? 4 के 3 फैक्टर आ गए हैं ना, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा। कौन सा होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हो रहा है ना, मजा आ रहा है ना? तो ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया यार, सबसे छोटी आप बताइए कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या बताइए, तो 4। क्लियर हो रहा है ना? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, लाइक करें और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल आइकन पर आप प्रेस करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 है, ठीक है ना? तो अब 4 के बाद फिर आपको और लिया जाते हैं, तो सबसे छोटा होगा 4 के बाद फिर हम आगे बढ़े तो आपका 6 भी हो जाएगा, आपका 8 भी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 9 को भी भूल रहे हैं तो 9 भी होगा दोस्तों। इसको इधर भी लिख सकते हो आप। 9 आपका कैसा नंबर है? तो 4 6 8 9 इधर लिख दिया दोस्तों, इधर भी लिख सकते हैं हम कि 9। और इसके बाद फिर आपका 10 के बाद 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 कैसा है आपका? 11 एक तो खुद से डिवाइड होगा, एक 1 से, इसके अलावा किसी और से नहीं होगा। 11 आपका कैसा नंबर रहेगा? प्राइम नंबर है ना कि कंपोजिट नंबर। 11 नहीं आएगा, क्या आएगा इसके बाद में? आपका आएगा 12, 13 नहीं आएगा, 14, 15 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो आपके नंबर रहेंगे जो खुद से और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं दोस्तों। क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो अब दोस्तों हम अपने अगले नंबर की तरफ चलते हैं। तो मैं इसको रफ करता हूँ। सबसे छोटा आप क्लियर हो गया है, सबसे बड़ा पॉसिबल होगा नहीं इसमें भी, है ना? तो कंपोजिट नंबर का सबसे छोटा क्लियर, ठीक है ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक चीज और रह गई दोस्तों, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक कुल कितने कंपोजिट नंबर है, 1 से 100 तक, थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 1 से 100 तक। तो अभी कुछ लोग क्या करेंगे कि 100 तक सर आपने बताया था हमें कि प्राइम नंबर आपने भी बताया 25 होते हैं, 25 माइनस यहाँ से कर दीजिए तो 75 हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों ये गलत आंसर है, ध्यान रखना, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगर आप कंपोजिट नंबर पूछ रहे हो 1 से 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक, तो कंपोजिट नंबर में आपने क्या किया? जैसे आपको कहा 1 स्पेशल नंबर है ना, तो कंपोजिट है ना प्राइम है ना, तो आपको 75 में से एक ये वाला जो नंबर है आपका ये भी माइनस करना पड़ेगा, तो आपका बचेगा 74। कितना बचेगा? 74। तो 1 से 100 तक 100 भी उसमें सम्मिलित रहेगा। कितने आपके रहेंगे कंपोजिट नंबर? 74 रहेंगे दोस्तों। कितने रहेंगे? 74, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंपोजिट नंबर कितने होंगे 1 से 100 तक, 74 कंपोजिट। और अगर आपसे प्राइम नंबर पूछा जाता है तो 25। कितने? 25 रहेंगे दोस्तों, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं कि अब अपने अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। को इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों 8वां जो हमारा नंबर है वो होगा को प्राइम नंबर। ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है। इसको दोस्तों हिंदी में इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है? तो को प्राइम नंबर ऐसी संख्याओं का युग्म जो जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा 1 हो केवल, है ना, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे दोस्तों 6 और 7 को देखिए, आप इसका मासा निकालिए। 6 और 7 का, 6 का अगर आप देखें तो 6 का गुणनफल क्या होगा दोस्तों? अगर हम मासा की बात करें तो 3 दूनी 6, मतलब इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। पहले ऐसे लिख लो आप, यदि आप इसको सबसे पहले 1 into 2 into 3 और 7 को आप लिखोगे 1 into 7, तो इसका मासा दोस्तों क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 1। तो आप कुल मिला के इसको आप बोल सकते हो ये को प्राइम नंबर है, ठीक है ना? 6 और 7 को प्राइम नंबर है, ठीक है? अब क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि आपको पूछ लिया, ये नंबर दे दिए कि बताइए क्या ये को प्राइम नंबर है ना, या कौन सा को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि कौन सा को प्राइम नंबर है। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक सवाल कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि
कौन सा को प्राइम नंबर है। ऑप्शन देखिए आप 2, 4, 3 और 9, ठीक है, और 2 और 3, तीसरे नंबर का ऑप्शन अपन ले लें 5, 25 और चौथे नंबर के ऑप्शन में अपन लिखेंगे 10 और 3। अब आप इसमें देखिए दोस्तों कौन सा को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर कौन सा है। तो इसको अगर आप देखते हो तो इसका एलसीएम, इसका जो मासा है एचसीएफ, वो इसका बन नहीं होगा क्योंकि 2 और 4 इधर ही क्लियर हो गया है। इसको आप चेक कर लीजिए, 2 का क्या होगा 1 × 2, और अगर 4 की बात करें 1 × 2 × 2, तो इसमें 2 आ गया इसका मासा, क्या आ गया 2, और ऐसे 3 में आ जाएगा, ठीक है 3 आ जाएगा मासा, ऐसे इसमें आ जाएगा 5। तो कुल मिला के 10 और 3 को यदि आप देखते हो तो इसका आसानी से अगर आप देखो इसका मासा अगर आप देखते हो तो वो आएगा आपका ओनली 1। कितना आएगा दोस्तों, क्योंकि इसके फैक्टर आप करोगे तो क्या होंगे 1, 5, 10, इसके फैक्टर हो गए 1, 3, तो मासा क्या आएगा दोस्तों, कॉमन फैक्टर क्या आएगा, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 रहेगा। कुल मिला के ये आपका को प्राइम नंबर है, ये आपका राइट आंसर है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो को प्राइम नंबर मतलब ऐसा एक संख्याओं का योग जिसका जो मासा है वो 1 हो, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो आपका को प्राइम नंबर कहलाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ दोस्तों। इसके बाद आपका जो 9वां नंबर रहेगा दोस्तों, अब हम बहुत ही इंपोर्टेंट नंबर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन सबको रहता है दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो रेशनल इरेशनल को आपको समझना है, ठीक है। और इसके लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो भी लेकर के आऊंगा। फिलहाल आप इसको डेफिनेशन में इसको समझेंगे। 8 के बाद 9वां जो अपना नंबर होगा वो होगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्याएं क्या, ठीक है ना, रेशनल नंबर या परमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल, हिंदी में परमेय संख्याएं क्या है। डेफिनेशन बिल्कुल सरल है। वे संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें कंडीशन शर्त क्या रहती है दोस्तों, Q ≠ 0। कुल मिला के ऐसी संख्या जिसे P/Q अंश बटे हर, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली को हर बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे अंश बटे हर, है ना, नीचे हर हमेशा नीचे ही होता है दोस्तों। हर देखा आपने खेत में, जो खेत जोतने के लिए हल का उपयोग करते हैं वो नीचे ही रहता है। तो ये हर है, तो हर 0 नहीं होना चाहिए। कुल मिला के Q ≠ 0, ये कंडीशन है परमेय संख्या की। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें और उसमें Q 0 ना हो, तो उस इन संख्याओं को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, है ना, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपकी परमेय संख्याओं की डेफिनेशन हो गई। अब जैसे अगर बात करें 3/4, 5/6, 7/8, ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है कि मान लीजिए कोई पूर्णांक अकेला लिखा हुआ है 8 परमेय संख्या है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि यार P/Q के रूप में तो नहीं है ये, लेकिन इसको लिखा जा सकता है 8/1 लिखा जा सकता है कि नहीं, 1 लिखने से कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, मतलब तो 8 ही है, तो परमेय संख्या है ये दोस्तों, है ना। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें या व्यक्त कर सकें तो वो आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। 8/1 में 8 आपका रेशनल, कुल मिला के ये जो नंबर है आपका 8 रेशनल नंबर है। अगर दोस्तों अब इसमें कंफ्यूजन यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है रिपीट हो रहा है 3 3 3 3 3 3, अभी आप कहोगे सर ये परमेय संख्या है क्या। तो दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत क्या है दोस्तों, कि इसमें देख रहे हो आप, यदि कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 0.3 का बार लिख सकते हो, और इसको P/Q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों इसको लिखा जा सकता है 0 को, इसको अपन परमेय संख्या के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 3/9। यदि आप इसको काटोगे 1/3
3 इसका आ जाएगा दोस्तों। तो ये एक आपका रेशनल नंबर है, पीबीटी क्यूब के फॉर्म में इसको व्यक्त किया जा सकता है। अब इसको कैसे मैंने किया है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। तो कुल मिला के कोई भी नंबर है जो रिपीट हो रहा है, एक निश्चित संख्या के बाद बार बार वो संख्या दोहराई जा रही है, उसको हम परमेय संख्या के फॉर्म में उसको व्यक्त कर सकते हैं, वो आपका परमेय संख्या है, ठीक है। एक आध उदाहरण और ले सकते हैं दोस्तों, जैसे 0.67 67 67 67 67, इसको आप लिख सकते हो 0.67 पर बार, क्योंकि बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है दोस्तों। ये आगे भी जाएगा, तो कुल मिला के आप इसको परमेय संख्या के फॉर्म में कैसे लिखोगे, बार लगा हुआ है, 2 संख्याओं पर बार है, तो 99 आएगा दोस्तों। यहाँ पे 67/99, ये कट भी नहीं रही है, तो ये इसका क्या रहेगा दोस्तों, ये परमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो चुकी है। तो कुल मिला के ऐसा नंबर जो रिपीट हो रहा है एक निश्चित क्रम के बाद में, वो बार बार वो नंबर आता है, तो उसको हम परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो आपका रेशनल नंबर है। क्लियर हुआ दोस्तों। अब एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे अब दोस्तों यहाँ पे एक उदाहरण, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे आप लिखा हुआ है 678 0 पॉइंट, कोई संख्या भाग देते हैं और ये मान लीजिए प्राप्त हो रहा है 678 2 1 3 2 4 6 7 9, और देखिए कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो नहीं रहा है इसमें, है ना, और भाग जाता ही चला जा रहा है, लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब एक निश्चित क्रम के बाद में कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है इसमें, है ना। तो ये आपका परमेय संख्या नहीं होगी, है ना। अगर कोई संख्या रिपीट होती है एक निश्चित क्रम के बाद में, उसको दोहराया जाता है, तो वो आपका रेशनल नंबर है, अन्यथा रेशनल नंबर नहीं है। तो इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो निश्चित क्रम के बाद में, है ना, दोहराया जा रहा हो, तो इसलिए ये आपका रेशनल नंबर में नहीं आएगा। इसके बाद जो अगला हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये नंबर आएगा, है ना। तो अब दोस्तों रेशनल नंबर क्लियर हो गया। अब अपन पढ़ेंगे आप अगला वाला जो है नंबर अपरमेय संख्याओं के बारे में दोस्तों, इर्रेशनल नंबर। दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो ईमानदारी से, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं और कमेंट्स में अपनी राय भी दें हमें। और जो नए जुड़े हुए हमसे, वो व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले नंबर की तरफ। तो दोस्तों 10वां जो हमारा नंबर रहेगा वो रहेगा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन हमने परमेय संख्याओं की दी है उसी के रूप में इसकी डेफिनेशन देंगे कि जिन संख्याओं को p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो डेफिनेशन क्लियर है। कुल मिलाकर जिसमें हम जिस संख्या को हम p/q के फॉर्म में व्यक्त ना कर सके वो आपका इर्रेशनल नंबर है ना। जैसे कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि रूट वाली जितनी भी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल नहीं होता है, तो वो आपके वो जो संख्याएं हैं वो आपकी कैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनका वर्गमूल फिक्स नहीं है, ठीक है। √7, √10, √5, ठीक है, √15, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं दोस्तों। और एक पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आप कहोगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये तो परमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों 22/7 ये मान लिया गया है, ये वैल्यू फिक्स नहीं है। 22/7 कोई नंबर जो है स्पेशल p/q के रूप में जरूर हमें दिख रहा है ये, लेकिन ये 22/7 फिक्स वैल्यू नहीं है, ये हमने मान दिया गया है ना। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पाई परमेय है या अपरिमेय, तो दोस्तों पाई आपको बिल्कुल भी इसमें सोचना नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू जो अगर आप भाग दोगे तो इसकी अलग ही वैल्यू निकलेगी दोस्तों। 7 × 14 आगे अगर आप दशमलव में निकालोगे तो कुल मिला के ये रिपीट नहीं होगा नंबर, ये भाग इसमें ज्यादा ही चला जाएगा, है ना। तो कुल मिला के पाई आपका कैसा नंबर होगा, पाई आपका इर्रेशनल नंबर होगा दोस्तों, है ना, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों परमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, है ना। अभी हम बात करें अपने 11वें नंबर की बात अगर हम करें, तो दोस्तों हमारा जो 11वां नंबर है
परमेय अपरमेय। अब हम बात करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ये कक्षा 10वीं का पहला टॉपिक है दोस्तों। उसके हिसाब से अगर दोस्तों हम बात करें रियल नंबर का, है ना, तो रियल नंबर में दोस्तों इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सरल है। परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं के समूह को रियल नंबर कहते हैं। डेफिनेशन को आप ध्यान से पढ़ लिया, आपने समझ लिया, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको रियल नंबर कि ऐसी संख्याएं जो परमेय संख्याओं के और अपरमेय संख्याओं के समूह से बनती है ना, या जो अपरमेय और परमेय संख्याओं से मिलकर बनती है, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें हम कि प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 2 3, है ना, इन सभी को आप नीचे बटे में 1 1 करिए, इनको आप लिख सकते हैं परमेय संख्याओं के रूप में कि नहीं लिख सकते हैं। और यदि आप 0 को भी यहाँ सम्मिलित कर लीजिए पूर्ण संख्याएं, तो उसके नीचे भी एक लिख सकते हैं, हर शून्य नहीं है। और यदि आप इंटीजर्स को भी आप इसमें मिला लेते हैं तो उनको भी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऑड इवन नंबर को भी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और जो आपके प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सभी को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जितनी संख्याएं अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो सब रियल नंबर है। क्लियर हो रहा है ना, वो सब रियल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं परमेय और अपरमेय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो रियल नंबर कुल मिला के आपके परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को कहते हैं, है ना। तो कुल मिला के अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सब रियल नंबर है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय संख्याओं के से मिलकर के बनी होती हैं और जिन्हें हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकें, कुल मिला के, है ना, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकें। जैसे मान लीजिए 0 है, यहाँ इसके बाद फिर प्लस की संख्या है, इस तरफ माइनस की, 0 के बाद फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, इधर माइनस में चलेंगे, -1 -2 -3 -4। यदि यहाँ पे अगर आपसे बात करी जाए कि आप व्यक्त कीजिए 1.6, तो दोस्तों 1 तो ये रहा, 0.6 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, तो कुल मिला के 1.6 जो है आपका, इसको यहाँ व्यक्त किया जा सकता है इस संख्या रेखा पर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त कर सके, और संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को व्यक्त करते हैं और परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपके कहलाएंगे रियल नंबर। क्या कहलाएंगे? रियल नंबर, ठीक है ना। अब दोस्तों एक नंबर और बचा हुआ है, उसको और खत्म करते हैं, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन इसमें इंपोर्टेंट चीजें थी, कोई भी चीज अपन मिस नहीं कर सकते थे, है ना। तो अब एक नंबर के बारे में और चर्चा करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप बताएं, इसका पार्ट 2 लेकर के भी मैं बहुत जल्दी आऊंगा। यदि आप लोग अपना प्यार बनाए रखें तो पार्ट 2 भी इसका आया है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या भी इसको कहते हैं दोस्तों, संपूर्ण संख्या, ठीक है। और इसी को बिल्कुल सही संख्या भी कहते हैं। परफेक्ट नंबर दो प्रकार से इसकी भी डेफिनेशन दी जा सकती है दोस्तों। परफेक्ट नंबर क्या है, ये भी आपको परीक्षा में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। परफेक्ट नंबर क्या है? तो दोस्तों ऐसा नंबर जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के स्वयं से दुगना होता है, मतलब संख्या से दुगना हो जिसका, है ना, जिसके सभी गुणनखंडों का योग कैसा हो, दुगना हो संख्या से, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या या फिर बिल्कुल सही संख्या कहलाएगी दोस्तों, ठीक है ना। अब आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक कितने परफेक्ट नंबर हैं, तो इसमें ज्यादा टेंशन का काम नहीं है। इसमें केवल आपको इतना याद रखना है, केवल 2 नंबर ऐसे हैं जो 1 से 100 तक के बीच में है, परफेक्ट नंबर, ठीक है। पहला तो है 6, दूसरा है 28। अब आप कहोगे कैसे सर? तो देखिए 6 के गुणनखंड देख लेते हैं हम। 6 के गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों? 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 1 होगा, 2 3 के बाद 6 खुद होगा। अब इन सबका योग कर दीजिए आप, 1 + 2 + 3 + 6 योग करिए दोस्तों। 1 और 2 3 हो गया, 3 6 और इसमें प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 12। यानी कि जो संख्या हमारी थी, जो नंबर था, सभी फैक्टर का योग उसका दुगना आ रहा है कि नहीं दोस्तों। दूसरा डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं कि कोई ऐसी संख्या जिसके फैक्टरों का योग उस संख्या को छोड़ करके
जिसके फैक्टरों का योग संख्या के बराबर आ जाए। ठीक है, जैसे 6 को छोड़ दो, बस इसका जो 6 वाला फैक्टर है इसको आप छोड़ दीजिए, तो फिर बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पे फिर ये बचेगा 1 2 3, यानी कि 1 + 2 + 3, तो संख्या आ रही है कि नहीं संख्या, है ना। तो कुल मिला के उस संख्या को छोड़ करके उस फैक्टर को छोड़ दीजिए, संख्या खुद है, तो उसके योग, उसका जो योग होगा वो बिल्कुल संख्या के बराबर आ जाएगा। तो ये संख्या परफेक्ट नंबर होता है दोस्तों। 1 से 100 तक केवल 2 परफेक्ट नंबर है, एक तो आपका 28 है, एक आपका 6 है। 28 को देख लेते हैं। 28 के गुणनखंड आप करते हो 1 2 3 से आएगा, 4 7 से चला जाएगा, 14 से चला जाएगा, और 28 तो खुद है ही फिर, है ना। अब इन सबका टोटल हम कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 1 2 3 और 4 7 7 14, 14 दूनी 28, और 28 में इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, कुल मिला के 1 2 4 7 14, और इसको 28 को इसमें और प्लस किया तो दोस्तों 56 आएगा कि नहीं आएगा। कुल मिला के संख्या का दुगना है, और अगर आप 28 को मिस कर देते हो, 28 को और छोड़ देते हो, तो संख्या के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के इधर तक का योग कर रहे हो तो 28 आ रहा है ना, क्योंकि 1 और 2 3 और 4 7 14, 14 दूनी 28। तो कुल मिला के दोनों प्रकार से ये जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है, अगर उसकी हम बात करें तो कुल मिला के इनका जो योग है वो 56 भी है। अगर 28 को सम्मिलित कर लेते हो, नहीं करते हो तो 28 है। कुल मिला के ये जो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं, ये आपके कौन से नंबर हैं, ये आपके परफेक्ट नंबर है कुल मिला के, ना। यदि संख्या का गुणनखंड भी शामिल कर लेते हो तो दुगना योग आता है, संख्या का गुणनखंड हटा देते हो तो संख्या के बराबर आता है ना। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अपना कंप्लीट हो चुका है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, नए कैंडिडेट जो भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने सजेशन हमको देते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पार्ट 2 आपको चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।